वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 3। क्या होगा अगर वाईडीएससी सेटअप को इल्यूमिनेट किया जाएगा बायक्रोमेटिक सोर्स से? इफ वाईडीएससी सेटअप इज इल्यूमिनेटेड बाय बायक्रोमेटिक सोर्स, बायक्रोमेटिक सोर्स का मतलब आप लोग बता रहे थे मुझे ऐसी सोर्स जिसके अंदर दो वेवलेंथ आएंगी, जिसके अंदर दो वेवलेंथ आएंगी, तो कितने पैटर्न मिलेंगे? दो पैटर्न मिलेंगे। क्वेश्चन कैसा बनता है चेक करना भैया। ये स्क्रीन मान लेते हैं अपनी, ये स्क्रीन है, दोनों का सेंट्रल ब्राइट कोइंसाइड करेगा, लेकिन खास बात ये है दोनों का बीटा अलग अलग आएगा। दोनों के लिए कैपिटल डी सेम है, स्मॉल डी सेम है, बट क्योंकि लैम्डा डिफरेंट है तो दोनों का फ्रिंज विड्थ अलग अलग आएगा। यस और नो में जवाब दे दीजिए। बट दोनों की सेंट्रल ब्राइट एक ही जगह पे आ जाएगी। क्लियर है? बोर्ड से ध्यान मत हटाना। इसको डार्क बनाते हैं इसी विड्थ का, फिर से ब्राइट बनाते हैं, फिर से डार्क बनाते हैं सेम विड्थ के। अब अगर इसको आगे बढ़ाएं तो इसका डार्क ये रहा, इसका ब्राइट ये रहा, इसका डार्क फिर ये रहा, फिर ब्राइट ये रहा। ऐसी कोई पोजीशन हो सकती है कि वापस ब्राइट पे ब्राइट आ जाए। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कितनी डिस्टेंस पर दोनों के ब्राइट्स आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। दोनों के ब्राइट ओवरलैप करेंगे। दोनों के डार्क ओवरलैप भी पूछ सकता है, लेकिन चांसेस कम है। दोनों के ब्राइट ओवरलैप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों के ब्राइट ओवरलैप करेंगे। पाथ डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है, दोनों का y सेम लिखना है, और y का फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस कैपिटल D बाय स्मॉल d। क्लियर है? तो अगर दोनों के ब्राइट है तो मान लो वेवलेंथ 1 के लिए वो nth ब्राइट है और वेवलेंथ सेकंड के लिए वो mth ब्राइट है। इसका ये हो गया nth ब्राइट और लैम्डा 2 के लिए हो गया ये mth ब्राइट। तो समझिएगा दोनों के y बराबर रख देते हैं। दोनों के y बराबर रखेंगे तो n लैम्डा 1 d बाई डी इक्वल टू m लैम्डा 2 d बाई डी। ये कैंसिल हो गया तो n लैम्डा 1 इक्वल टू m लैम्डा 2। हाँ है ना? में जवाब दे दीजिएगा। सबको समझ में आ गई होगी बात। न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखूंगा तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी बात। मान लीजिए एक वेवलेंथ आप ले रहे हैं 4000 एंगस्ट्रॉम की और एक ले रहे हैं 7000 एंगस्ट्रॉम की। इस जगह से बात में ज़्यादा समझ में आएगी। मैं यहाँ पर ये 4000 7000 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे तो तुमने रखा 4000 और यहाँ रखा तुमने 7000, तो यहाँ से n बाय m की वैल्यू आ गई 7/4। जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी, जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी उसकी फ्रिंज संख्या बड़ी आएगी। तो ये कह रहा है लैम्डा 1 वाले की 7वीं और लैम्डा 2 वाले की 4थी फ्रिंज ओवरलैप कर रही है। कौन सी फ्रिंज ओवरलैप कर रही है? लैम्डा 1 वाले की 7th और लैम्डा 2 वाले की, ये देखो n किसका आ रहा है? 7 आगे लिए आ रहा है, m के लिए 4 आ रहा है, तो 7th किसकी होगी? लैम्डा 1 वाले की। तो 7th ब्राइट का y निकालना हो तो 7 लैम्डा 1 कैपिटल D बाई डी, तो 7वें ब्राइट की पोजीशन का y आपके पास आ गया। मैंने कहा था कि कहां पर करेगी ओवरलैप और कौन से नंबर वाली ओवरलैप करेंगी। बात समझ में आ गई है? इसमें तो डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि पाथ डिफरेंस जो है सेम होएगा जब वो ओवरलैप करेंगे। मतलब कि इक्वल नहीं बेटा, तुम गलत बोल रहे हो। बात दोनों के लिए पाथ डिफरेंस सेम हो ही नहीं सकता। एक का लैम्डा छोटा है, एक का लैम्डा बड़ा है। एक के लिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो चुकी होंगी? ज्यादा हो चुकी होंगी क्रॉस। ऑफ कोर्स क्या चीज सेम आएगी? बड़ी ऑब्वियस बात है, y सेम आएगा। यस सुनो में जवाब दो बेटा। क्लियर है? दोनों के पाथ डिफरेंस सेम हो, हम ऐसा नहीं बोल सकते दोनों के पाथ डिफरेंस सेम हो, ये हम ऐसा प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर आते आते। n1 लैम्डा 1 इक्वल टू m, ये बराबर प्रूव हो गया। n बाय m जो हो गया, क्या हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है n लैम्डा 1 इक्वल टू m लैम्डा 2? यस। तुमने क्या बोला? दोनों के पाथ सेम हो जाएंगे, तुमने ये बोला था ना? दोनों के मतलब जो पाथ डिफरेंस है हाँ वो सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी तो हमने बिल्कुल दोनों के, क्योंकि d बाई डी सेम है तो बिल्कुल कह सकते हो दोनों के क्या हो जाएंगे बेटा? सेम पाथ डिफरेंस सेम हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये एक्चुअली पाथ डिफरेंस सेम लिखे हुए हैं, वो y सेम होगा का मतलब यही हो गया बाद में सॉल्व करने पर कि पाथ डिफरेंस क्या आ रहे हैं? दोनों के सेम आ रहे हैं। यही चीज़ यहाँ प्रूव हुई है बेटा। ठीक है जी? y सेम होने का मतलब यही हो गया कि दोनों के पाथ डिफरेंस सेम होंगे। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं जी।
ये बायोक्रोमेटिक सोर्स के लिए होगा, लिख लीजिए सारी बात। फिर आगे देखते हैं इसी के अंदर YDSA सेटअप में। अच्छा पीयूष, लिख लिया तुम सबने? हेडिंग आती है इसके बाद interference using white light। व्हाइट लाइट का यूज करके अगर इंटरफेरेंस किया जाए तो क्या होगा जी? तो जो स्क्रीन होगी उस पर आपको क्या मिलेगा वो देखना पड़ेगा आपको ना। यहां पर आपके पास एक व्हाइट लाइट सोर्स है। व्हाइट लाइट सोर्स का मतलब बताइए जी? जिसके अंदर सारे कलर आ गए, ठीक है जी, सारे कलर आ गए। तो यहां पर सभी कलर्स के लिए पाथ डिफरेंस 0 हो गया। तो सेंट्रल ब्राइट कैसा मिलेगा आपको? सेंट्रल ब्राइट तो आपको मिलेगा व्हाइट। आया ना? में जवाब दे दीजिए। आप सबको समझ में आ गया क्या? सेंट्रल ब्राइट क्या मिलेगा आप लोगों को? व्हाइट। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर वॉलेट का भी कंस्ट्रक्टिव, इंडिगो का भी, सभी कलर्स का यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, सभी प्रेजेंट है, तो सभी मिलके व्हाइट कलर बना देंगे। या सुनो में जवाब दे दीजिए। ठीक है, व्हाइट कलर के बाद कौन सा कलर यहाँ पर दिखाई देगा आपको? जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी पहले वो गायब होगा, क्योंकि उसका डार्क आएगा। पहला पाथ डिफरेंस जिसका लैम्डा छोटा है, जिसका लैम्डा छोटा है उसके लिए λ/2 की कंडीशन पहले बनेगी, यानी वो वहां से पहले डिसअपियर होगा। पहले डिसअपियर होगा तो सबसे पहले बात करते हैं डिसअपियर वाला कलर कौन सा है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू लगभग सेम वेवलेंथ है, तो सबसे पहले इनका डार्क बनेगा। तो मेजर पार्ट किसका रह गया? इन कलर्स का रह गया। तो हम कहेंगे कि जो व्हाइट के बाद कलर दिखाई दे रहा होगा वो कौन सा कलर दिखाई दे रहा होगा? ऑफ कोर्स रेड कलर दिखाई दे रहा होगा। कौन सा कलर दिखाई दे रहा होगा बच्चों? रेड। लेकिन पहला कंस्ट्रक्टिव किसका है? अगर कोई कंस्ट्रक्टिव पूछे, कलर तो अभी भी सारे मिक्स ही हो रहे हैं, कलर तो अभी भी सारे क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। लेकिन ऑर्डर की बात करें कि पहले कंस्ट्रक्टिव किसका, पहले डिस्ट्रक्टिव किसका, तो कोई डाउट ही नहीं है कि वॉलेट का कंस्ट्रक्टिव पहले आएगा, क्योंकि लैम्डा के हिसाब से वाई सबसे कम जो होगा उसका कंस्ट्रक्टिव सबसे पहले आएगा, जिसका लैम्डा कम है। दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, 2 या 3 तरह के क्वेश्चन बोलता हूं। पहला क्वेश्चन तो पूछा तुमसे मैं, सेंट्रल ब्राइट का कलर बताओ, सेंट्रल ब्राइट के सराउंडिंग का कलर बताओ। सेंट्रल ब्राइट की सराउंडिंग में कलर कौन सा प्रेजेंट होगा? नहीं, विबग्योर का मिक्स नहीं होगा बेटा। जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी वो मिस होगा वहां पे। कलर कौन सा दिखाई देगा पहले? रेड। कारण बताओ क्यों? जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है उसके डार्क की कंडीशन सबसे पहले वाई पे बनेगी। लैम्डा छोटे से छोटा हो गया, ये तो कांस्टेंट है। जिसका लैम्डा छोटे से छोटा हो गया उसका वाई डार्क का प्रेजेंस पहले देगा। या सुनने में जवाब दो। तो कौन सा कलर गायब हुआ यहां से? रेड गायब हुआ, रेड दिखा। गायब कौन सा पूछ रहा हूं मैं तुमको? कि वॉयलेट गायब हुआ। अब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू की वेवलेंथ लगभग सेम है, सारे ब्लूइश कलर है।
तो मिल तो वैसे बेसिकली रहे GYOR, लेकिन G का भी डार्क आने वाला है, Y का भी। अभी डार्क किसका नहीं आने वाला? रेड का नहीं है इस जगह पे। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी दिखाई देगी? व्हाइट के जस्ट बाद, रेड स्पॉट की। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है बच्चों? लेकिन पहला कंस्ट्रक्टिव किसका आएगा? हम कलर की बात नहीं बोल रहे हैं, पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस कलर का होगा? वॉलेट का होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन व्हाइट के स्पॉट में रिंग कौन सा कलर दिखाई देगा पहले आप लोगों को? कलर रेड कलर दिखाई देगा। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है बच्चों? ये व्हाइट लाइट इंटरफेरेंस हो गया, और इस इंटरफेरेंस को हम लोग अच्छे से स्क्रीन पर देख नहीं पा रहे, सारे कलर्स मिक्स हो रहे हैं, तो हमें डार्क स्पॉट दिखाई नहीं देंगे। एक क्वेश्चन होता है जिसे बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड का मतलब जो रह सकता है काफी देर तक रह सकता का मतलब विद गुड कंट्रास्ट, जिसमें आप ब्राइट डार्क को पहचान सके, जिसमें आप पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व्ड विद गुड कंट्रास्ट। पूरी लाइन बोल देता हूं, पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व्ड विद गुड कंट्रास्ट। क्या ये लाइन तुम सबको समझ में आ गई है बच्चों? पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व्ड विद गुड कंट्रास्ट का मतलब आपको पैटर्न साफ साफ दिखाई दे। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कोई आइडिया आप लोगों को? सबसे पहली चीज, आपको मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेना चाहिए। है ना? मैं जवाब दीजिए, सबको बात समझ में आ गई? मोनोक्रोमेटिक कलर का फायदा क्या हो गया कि जहां डार्क बनेगा वहां कंप्लीट डार्क बनेगा, जहां पर डार्क बनेगा वो कंप्लीट डार्क बनेगा। दूसरी बात, कोहेरेंट सोर्सेज लेने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हुई तो पैटर्न अपनी जगह लगातार बदलता रहेगा, तो हमें फिर विजिबल नहीं होगा। सस्टेन का मतलब जहां डार्क बन गया वहां डार्क बने, जहां ब्राइट बन गया वहां ब्राइट बना रहे, तो ओमेगा मस्ट बी सेम। क्लियर है? स्मॉल डी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो स्मॉल होनी चाहिए। कैसे? बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी होता है। डी छोटा होगा तो इंप्लाइज बीटा क्या हो जाएगा? बड़ा। बीटा बड़ा हो जाएगा तो आप ब्राइट डार्क को आसानी से महसूस कर पाएंगे। यस और नो में जवाब दे दीजिए। क्या आप सबको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन समझ में आ रही है क्या बच्चों? स्मॉल डी की वैल्यू यानी दो सोर्सेज के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो ज्यादा लार्ज नहीं होनी चाहिए। देखना, तुम डी का बड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा? तो बीटा अगर छोटा हो जाएगा तो व्हाइट के बाद डार्क आपको महसूस हुआ नहीं, और अगला व्हाइट साथ में आ गया, तो व्हाइट व्हाइट मिक्स हो रहे हैं। डी को आप बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं कर सकते, मॉडरेट रखना है। डी इतना भी छोटा नहीं कर देना कि पूरी स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज बन जाए, एक ही सेंट्रल ब्राइट आ जाए। डी को अप्रोप्रिएट रखना है, स्मॉल रखना है, इससे ब्राइट डार्क में गैप बड़े हो जाएंगे और इजीली क्या हो जाएगा? पैटर्न विजिबल हो जाएगा। क्या तुम्हें सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन समझ में आ गई क्या बच्चों? देख लीजिए, लिख लीजिए इस चीज को भी। जी बेटा। डाउट आ रहा है मतलब कि जो स्क्रीन पर विजिबल रहेंगे वायलेट इंडिगो ब्लू डिसअपीयर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम होगी तो जल्दी से डिसअपीयर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जल्दी से बोलने की बजाय बोलना चाहिए हमें पहले डिसअपीयर होंगे। हाँ, फिर उसके बाद हमारे पास ग्रीन, येलो, ऑरेंज है, तो फिर उनकी कहाँ पे बनेगी? क्योंकि उनकी तो देख बेटा, बंद अपन सबको समझ में आ रहा है कि बंद तो उस जगह पे मिक्सचर ऑफ ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड रहा है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसकी होगी? वो रेड की होगी, क्योंकि उसका तो भी हाफ हुआ ही नहीं है। तो मैं एग्जांपल से बात करना, ठीक है? तुम्हें समझ में आती बात, देखते नहीं आती। इसको अपन 4000 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, इसको अपन रफली 7000 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ये लगभग 6300 एंगस्ट्रॉम होता है। ये लगभग 5890 या 5900 एंगस्ट्रॉम होता है। ये लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको भी जनरली 689 बोला जाता है नैनोमीटर में, 6890 एंगस्ट्रॉम। अब तुम आराम सोचना, बीटा का या फिर वाई का फॉर्मूला क्या था? पाथ डिफरेंस कैपिटल डी बाय स्मॉल डी।
तो मैं कहूँ कि पाथ डिफरेंस तुम किसी पोजीशन का 2000 एंगस्ट्रॉम कर लो। अभी तुमने पाथ डिफरेंस सबसे छोटा बोला है 2000, ये जितना छोटा बोलोगी वाई उतना छोटा आएगा, क्योंकि तो कांस्टेंट है, वाई छोटा आएगा, है ना, में जवाब देना। अगर वाई छोटा आएगा तो सबसे पहले 2000 वाले की कंडीशन इसकी बन रही है। इसके लिए तो कंडीशन बन गई λ/2 की, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या बन रही है, ये λ/2 के नजदीक की कंडीशन है इसके हिसाब से। लेकिन हमारा ग्राफ तो ये बनता ना बेटा, λ/2 एग्जैक्ट बना वॉलेट के लिए, लेकिन इन कलर्स के लिए भी तो लगभग ये सिचुएशन बन रही है। इंटेंसिटी या प्रेजेंस वाइज सबसे ज्यादा लाइट की प्रेजेंस किसकी आएगी, हम कहेंगे इसका 3I/4 बचे, कुछ भी बचे, ज्यादा बचे, उसके नजदीक हम कहेंगे रेड की प्रेजेंस यहाँ पे ज्यादा आ रही है। तो इस पोजीशन पे हम कह रहे हैं वॉयलेट तो गायब हो गया, रेड की प्रेजेंस ज्यादा है, तो कौन सा कलर अपीयर ज्यादा होगा तुम बता दो। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग रेड इज समथिंग क्वेश्चनेबल। सबको समझ में आ गई की बात बच्चों? तो रेड स्पॉट होता है सेंट्रल ब्राइट के आसपास, ये बात याद रखिएगा व्हाइट लाइट इंटरफेरेंस में। इसके बाद हेडिंग आती है शेप ऑफ फ्रिंजेस। शेप ऑफ फ्रिंजेस, अगर आपके पास ये दोनों स्लिट्स हैं, स्लिट का मतलब आपको मैंने लेक्चर 1 में बता दिया था, लेक्चर 2 में बता दिया था, ऐसे वाली स्लिट्स हैं, तो सोर्स कैसे आएंगे, सिलेंड्रिकल आएंगे, वेव फ्रंट जो बनेंगे वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेंगे। हाँ या ना में जवाब दीजिए बच्चों। सिलेंड्रिकल वेव का इंटरफेरेंस होने से जो स्क्रीन पे फ्रिंजेस आएंगी वो लीनियर फ्रिंजेस आएंगी। कैसी फ्रिंजेस आएंगी बेटा? अगर ये सेंट्रल ब्राइट है तो ये डार्क ब्राइट आते रहेंगे, तो आपको क्या बोलना है, लीनियर फ्रिंजेस आएंगी। फ्रिंजेस की शेप जो होगी लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे मिलेंगी आपको। क्लियर है बेटा? सबको बात समझ में आ गई? लेकिन अगर ये स्लिट्स की बजाय पॉइंट सोर्स हो, ऐसे होल किए हो, तो जो वेव फ्रंट होंगे वो ऑफ कोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। वेव फ्रंट बनेंगे ऐसे वाले, स्फेरिकल वाले। हाँ ना में जवाब देना। तो स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस मिलती हैं, याद रखना सेंट्रल ब्राइट तो होगी स्ट्रेट लाइन, सेंट्रल ब्राइट तो हो जाएगी स्ट्रेट लाइन, लेकिन बाकी फ्रिंजेस जो मिलेंगी तुम्हें वो हाइपरबोलिक मिलेंगी। जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि बाकी फ्रिंजेस हाइपरबोलिक मिलेंगी? जब ये आपके पास कौन सोर्सेज है बेटा? पॉइंट सोर्सेज है पैरेलल टू स्क्रीन, तब हाइपरबोलिक है। ठीक है? और अगर यही पॉइंट सोर्सेज आपके पास हो लेकिन परपेंडिकुलर टू स्क्रीन हो, तो कैसी मिलेंगी फ्रिंजेस? वो सही कह रहे हैं इशारे से, फ्रिंजेस मिलेंगी सर्कुलर। क्या बात समझ में आ गई? ये पॉइंट सोर्सेज हैं बट स्क्रीन के परपेंडिकुलर सोर्सेज हैं, यहां पर स्क्रीन के पैरेलल सोर्सेज थे ये वाले। क्लियर होगी तुम सबको बात? याद रखना है, प्रूव कर सकते हैं बात को, कोई बड़ी बात नहीं है, आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ ये नाम पता होने चाहिए कि उससे शेप बनेगी। प्रूव करके बताऊँ, ये जरूरत नहीं है, देख लीजिए जी, जरूरत नहीं है, ये याद हो जाएगा हम लोगों को। यहाँ पर हमारा टॉपिक इंटरफेरेंस जो है वो खत्म होता है बच्चों। यहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस टॉपिक खत्म होता है। फटाफट लिख लीजिए जो बोर्ड पर चीजें बची हुई है। अगले संडे को टेस्ट ले लेंगे आप लोगों का ऑप्टिक्स का सब्जेक्टिव। ठीक है? अगले सैटरडे संडे को हम लोग आपके ऑप्टिक्स का टेस्ट ले लेते हैं, ताकि चैप्टर पूरा आपका रेडी हो जाए। आपको बोल चुका हूँ 15 to 16 मार्क्स का पेपर आएगा, 40 में से ही है। बोल बेटा।
एनसीईआरटी में से कर ले, एक आधी रिफ्रेशर ले लो। रिफ्रेशर का फायदा ये होगा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको पता लग जाएंगे। और आपने करना क्या है, परसों तक एक काम कीजिएगा, जब आप मंडे को आएंगे, मंडे तक आते आते आप लोग रे ऑप्टिक्स के और वेव ऑप्टिक्स के 20-20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के लाएंगे। आंसर नहीं लिख के लाने हैं, क्वेश्चन लिख के लाने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमें लगता है, जो तुम्हें लगता है कि ये चैप्टर में क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने कितने क्वेश्चन लिख के लाने हैं, क्वेश्चन लिख के लाने हैं, याद रखना। रे और वेव के 20 क्वेश्चन रे में से देख लेना, कोशिश करना 10 से क्वेश्चन 15 क्वेश्चन वेव से ही बन जाएंगे तुम्हारे। इस 35 क्वेश्चन को लिखने का तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें चैप्टर आता है या नहीं आता है। क्वेश्चन लिख के आइडिया हो जाएगा, आंसर तो बाद की बात है। और तुम जब पेपर में क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्योंकि तुमने क्वेश्चन खुद अपने हाथ से लिखा हुआ होगा, तुम्हें समझ में आएगा क्वेश्चन की डिमांड ये वाली है। पेपर में क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता, क्वेश्चन यही पढ़ा जाएगा जब तुम क्वेश्चन को खुद लिखोगे। बात समझ में आ रही है? प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ क्वेश्चन लिखना भी है। हटाते हैं सारी चीजों को, नेक्स्ट हेडिंग पे जा रहे हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बच्चों डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट इन इट्स जियोमेट्रिकल शैडो। बेंडिंग ऑफ लाइट इन इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो। इसका क्या मतलब है समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक ओपनिंग है, इस तरफ सारा अंधेरा है और यहां पर आपने एक टॉर्च जगा रखी है। ये लाइट टॉर्च की यूं निकल रही है इस तरफ। लाइट स्ट्रेट लाइन में हम लोग जाते हैं, जानती है, हम लोग जानते हैं। तो इस टॉर्च से लाइट इस तरफ जा रही है, हम लोगों ने मान लिया यूं। तो अगर यहां पर सारा अंधेरा है और ये ओपनिंग है और यहां पर स्क्रीन लगा दी जाए तो हम कहेंगे लाइट यहां पहुंचेगी जी। यस और नो में जवाब दे दीजिए। यहां पर ये लाइट है और यहां पर क्या चीज है? आप कहोगे यहां पर अंधेरा है। शैडो किसकी है? ये लाइट यूं पड़ रही है, यहां लाइट ब्लॉक होगी तो इस चीज की शैडो वो यहां बन रही है। यस और नो में जवाब दीजिए जी। लाइट नहीं पहुंची, शैडो बन रही है। और क्या बन रही है? अपन कमरे की लाइटें बंद कर दें, गेट बंद है तो कमरे में पूरा अंधेरा हो गया। यस और नो में जवाब दीजिए। बार बल्ब जगा दें और फिर बार बल्ब जगा के गेट को खोल दें तो हम कहेंगे गेट में से लाइट आ रही है। अब गेट में से लाइट आ रही है तो दीवारों से लाइट क्यों नहीं आ रही? वो तो पता है कि ओपेक है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पे अंधेरा है वो एक्चुअली तो उस चीज की शैडो है, उसको हटाते लाइट यहाँ पे आ जाएगी जी। तो दिस इज शैडो और ये इस ज्योमेट्री की वजह से आ रही है, तो इट इज ज्योमेट्रिकल शैडो। क्या तुम्हें ज्योमेट्रिकल शैडो क्या होता है पता लग गया? क्या यहाँ पे अभी हमने लाइट भेजी, हमने कहा अभी तो लाइट नहीं पहुंच रही यहाँ पे। इस ओपनिंग का साइज डी बोल देते हैं। इस ओपनिंग का जो साइज है वो हम लोग डी बोल देते हैं। इस ओपनिंग का साइज डी है। इतनी ओपनिंग का साइज जो है वो डी है जी। इस डी को थोड़ा छोटा किया हम लोगों ने और बारीक किया। जैसे इस डी को बारीक किया तो हमने देखा कि लाइट स्ट्रेट लाइन पे तो जारी थी, थोड़ी सी यूं फैलनी शुरू होगी, थोड़ी सी फैलनी शुरू होगी। इसको हमने और आगे किया, डी को और कम किया। अब डी ये लगभग लैम्डा के ऑर्डर का था, डी को लैम्डा से थोड़ा सा कम किया तो हमने पाया कि लाइट मिलनी चाहिए थे इतने रीजन में, लेकिन लाइट कंपैरेटिवली ज्यादा रीजन में मिल रही है। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो। क्या तुम्हें समझ में आ गया? बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम डी को छोटा कर रहे हैं तो शैडो बढ़ रही है। देखो शैडो का साइज तो वही का वही है, ठीक है। हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें हमारे सिलेबस में वो डेफिनेशंस नहीं है,
तो हम उन डेफिनेशन पे जा नहीं रहे, हमारे लिए शेडो तो ये बन रही थी, तो तुम इसको पूरे को शेडो बोल के चलो, हमें उस अलग नामों को लिखना भी नहीं है। और लेकिन ये समझ में आ गया कि ये लाइट यहाँ पे बेंड हुई है, ये अपनी ज्योमेट्रिकल शेडो में चली गई है। यू कैन नॉट से कि शेडो कम हो गई है, ये कोई और रीजन है, इसके नाम की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हें एक पैटर्न मिलता है, उस पैटर्न को बोलते होते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। कौन सा पैटर्न मिलता है? डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिलता है। जैसे इंटरफेरेंस में मिला था, वैसे यहाँ पर भी एक पैटर्न मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। क्या डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। आप सबको समझ में आया? कब आपको दिखाई दी? ये कंडीशन आ गई जब ऑब्स्टेकल का साइज ओपनिंग वेवलेंथ के बराबर या उससे छोटा है। यानी क्या होना चाहिए? d मस्ट लेस देन इक्वल टू लैम्डा टू प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन इन लाइट। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। समझ में आ गई डिफ्रैक्शन क्या चीज होती है? क्लियर है जी? सबको ये बात समझ में आ गई है? इंटरफेरेंस में दो सोर्सेज थे S1 S2। स्क्रीन पर हमने इंटरफेरेंस का पैटर्न लिया था, लेकिन दो डिफ्रैक्शन के पैटर्न भी बनते हैं। ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न सीखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। समझेंगे, थोड़ी देर में समझ में आएगी बात। क्या ये कुछ आइडिया मिल गया कि बेंडिंग ऑफ लाइट है? पहली बात ये समझ में आ गई? क्या पहली बात ये समझ में आ गई? फिर पूछता हूं, बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो, एसेंशियल कंडीशन समझ में आ गई। d मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा। और मिलता क्या है? स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिलता है। समझ में आ गई ये चीज? आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसके अंदर आपके पास एक ही ओपनिंग है। डायग्राम अच्छा बने इसलिए हम लोग इसको बड़ा दिखा रहे हैं, वरना ये d लेस देन लैम्डा ही है। ये स्क्रीन है आपके पास। बोर्ड से ध्यान नहीं हटाना, ये बात ध्यान रखिएगा, पहले समझ लीजिए बात को। ये सिंगल स्लिट है, तो यहां पर क्या होने वाला है वो ऑब्जर्व करना है। यहां से आपके पास इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंसेस भी आएंगे। क्या डिफरेंस होते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में? बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। अब ये d इस स्लिट की विड्थ ली हुई है, ये व्हाइट लाइट, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यहां तक पहुंची। हमने यहां पे मान लिया कि प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्लेन वेव फ्रंट है, और लाइट यहां तक पहुंची जी। अब वो बेंडिंग के बारे में स्टडी करना और पैटर्न के बारे में स्टडी करना होता क्या है। अब ये सारे के सारे इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ लाइट हो गए। ये सारे के सारे क्या हो गए? राइट बेटा? सबको बात समझ में आ रही है? बोर्ड से ध्यान मत हटाना। हाइगर ने कहा था हर पॉइंट जो वेव फ्रंट का होता है वो फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो हमने इस d वाले सोर्स को कई सोर्सेस से मिलके बना हुआ मान लिया। तुम लोग सब मेरे साथ चल रहे हो? सुन रहे सबको सब साथ साथ? गड़बड़ मत करना इसके अंदर। इंटरफेरेंस के डिफरेंसेस बताए तुम साथ में। इंटरफेरेंस में इसको लेके हमने इस वेव फ्रंट को बड़ा करके डिस्कस किया था। एक सोर्स से दो सोर्स बनाए थे। समझ में आ रही है बात? लेकिन हम और माइन्यूट लेवल पे चलेंगे हैं। अब हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। सिर्फ इसकी बात की तो इस वेव फ्रंट के भी हमने बहुत सारे पॉइंट दिखा दिए। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में स्क्रीन पर तीन पैटर्न बनेंगे। एक तो इंटरफेरेंस का और दो डिफ्रैक्शन के पैटर्न भी बनते हैं। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते, वो अलग बात है। लेकिन पैटर्न कितने बन रहे होते हैं? तीन। कौन कौन से? सर एक तो जो अपन अलग से पढ़ चुके YDSC वो, और दूसरा कौन सा? जो भी आप हमें सिखाने वाले हैं। क्लियर है? इंटरफेरेंस में क्या था? दो अलग अलग सोर्सेज से आने वाली लाइट का इंटरफेरेंस स्टडी किया था। दो अलग अलग सोर्सेज से आने वाली लाइट का इंटरफेरेंस स्टडी किया था। इसमें
एक ही सोर्स के, ये एक ही सोर्स है कि डिफरेंट पॉइंट से आने वाली लाइट का सुपरपोजिशन स्टडी करना है। तो मैं इस जगह पे आता हूं जिसका नाम रखना सेंट्रल ब्राइट। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है यहां से आने वाली लाइट, यहां से आने वाली लाइट सेम फेज में है, यहां से आने वाली लाइट यहां, वहां दो सोर्स थे, यहां नंबर ऑफ सोर्सेज बोल दो कितने पहले तो एक ही सोर्स के तो हमने इनफाइनाइट सोर्सेज मान लिए हैं। यस और नो में जवाब दे दीजिए। एक ही सोर्स के कितने सोर्सेज, इसमें एक सोर्स के कितने सोर्सेज माने थे, दो। इसमें एक ही सोर्स के डिफरेंट पॉइंट से आने वाली लाइट का सुपरपोजिशन स्टडी किया जाता है। इन दोनों का पाथ डिफरेंस बोल दो, इसका और इसका, हम कहेंगे 0। इससे अगला पॉइंट पकड़ लो, इधर से इसका अगला पॉइंट पकड़ लो बराबर डिस्टेंस पे, इसका और इसका पाथ डिफरेंस 0। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 हो गया? तो इसका नाम रख देंगे हम लोग सेंट्रल ब्राइट। यहां तो पक्का क्या मिलने वाला हमें, सेंट्रल ब्राइट मिलने वाला है। क्या तुम्हें सेंट्रल ब्राइट समझ में आ गया? डार्क का मिलता होता है जहां पे लाइट नहीं होती, वहां पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 2। मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना मेरे बच्चों। यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। पूछते हैं किसके बीच में, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 किसके बीच में है? तो सुनना ध्यान से, इस पोजीशन से और इस पोजीशन से आने वाली लाइट के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। सुन जाना, आराम से सुनना। किसके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है? दो एक्सट्रीम पोजीशन से आने लाइट का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। अगर इनका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है तो क्या इसका और इसका आने वाली लाइट का पाथ डिफरेंस वहां पे लैम्डा बाय 2 हो सकता है क्या? तो जवाब है नहीं, ये तो छोटा हो गया होगा जी। यस और नो में जवाब दीजिएगा। इन दोनों से तो डिस्ट्रक्टिव हो गया, लेकिन इनसे तो डिस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा, इनसे तो डिस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा। वहां कुछ ना कुछ लाइट मिलेगी, तो लैम्डा बाय 2 की पोजीशन डार्क की पोजीशन तो नहीं होगी। लैम्डा बाय 2 की पोजीशन डार्क की पोजीशन तो नहीं होगी। समझते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से सीखना। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, सेंट्रल ब्राइट से ऐसी पोजीशन पे गया जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है। किसके बीच में? जो ऊपर से एक्सट्रीम और नीचे वाले बिलो वाले पॉइंट जो एक्सट्रीम है, इनसे आने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है। इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? अगर इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 कितना हो जाएगा? अब इनके बीच का लैम्डा बाय 2 तो डिस्ट्रक्टिव हो गया। थोड़ा सा यहां नीचे बढ़ो, थोड़ा सा यहां नीचे बढ़ो। अगर इनका लैम्डा बाय 2 था तो इनका पाथ डिफरेंस भी लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। इससे थोड़ा नीचे आओ, इससे थोड़ा नीचे आओ, अब इनका पाथ डिफरेंस भी लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। यानी इस पूरे हाफ में नीचे वाले हाफ के साथ एक एक वेव प्रेजेंट है जो रिजल्टेंट 0 दे रही है। यस और नो में जवाब दे दीजिए। तो जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पर पहला आपको 0 इंटेंसिटी मिल रही है, यानी आपको डार्क मिलेगा। यहां पर डिफ्रैक्शन में समझ में आ गया क्या? जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा आया वहां पर पहला डार्क आया। पाथ डिफरेंस 0 पे सेंट्रल ब्राइट मिल ही रहे। जो बात बोली आप सब बच्चों को समझा पा रहा हूं क्या बच्चों? देख लीजिए, पूरा समझ में आ गई चीज, पूरी बात समझ में आ गई है। इसके बाद वापस 3 लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा, 2 लैम्डा पर फिर से आपके पास क्या होगा? डार्क आ जाएगा। 3 लैम्डा बाय 2 पर इंटेंसिटी आ जाएगी, लेकिन ये इंटेंसिटी पी के तुलना में कम होगी और ये इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्लियर है बच्चों? इस पैटर्न को बोलते होते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। इस पैटर्न को क्या बोलते थे हम लोग? डिफ्रैक्शन का पैटर्न। इसमें सारी फ्रिंजेस सेम विड्थ की आ रही है क्या? तो जवाब है नहीं। इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंजेस कैसी थी? सेम विड्थ की थी। सारे ब्राइट सेम इंटेंसिटी के पे थे। यहाँ पे सारे ब्राइट सेम इंटेंसिटी के नहीं है, ब्राइट की इंटेंसिटी घटती चली जा रही है। वहां पे डार्क कंप्लीट डार्क था, यहाँ पे डार्क कंप्लीट डार्क नहीं होगा। कंप्लीट डार्क क्यों नहीं होगा? चेक करते हैं। ये इससे कैंसिल होगी तो इस लास्ट को कैंसिल करने वाला कोई बचा ही नहीं। ये कैंसिल होगी, अगली कैंसिल होगी, अगली कैंसिल होगी, तो लास्ट तो गिनती में बच गई। तो डार्क में कुछ तो लाइट बचेगी, तो डार्क विल नॉट बी कंप्लीट डार्क।
क्या आप सबको ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न समझ में आ गया क्या? अब सबसे पहले निकालनी है आपको विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस पक्का डी साइन थीटा होगा। डी साइन थीटा को आपने डी टेन थीटा लिख लिया और टेन थीटा को आपने क्या लिख लिया, वाई बाई डी। जहां आपको चाहिए पहला डार्क पार्ट डिफरेंस है लैम्डा, तो वाई की वैल्यू आ गई आपके पास लैम्डा डी बाई डी। तो सेंट्रल ब्राइट की विड्थ आपके पास 2y, जितना ऊपर उतना नीचे, तो सेंट्रल ब्राइट की विड्थ आपके पास आ गई 2 लैम्डा डी बाई। क्या आपको सेंट्रल ब्राइट की विड्थ समझ में आ गई क्या? हमारा मतलब कि जो इंटरफेरेंस में हमने निकाला था y बीटा, उसके इक्वल आता है y लैम्डा डी बाई डी है, और इंटरफेरेंस में हमने बीटा। तुम y बोल रही हो, मतलब y पाथ डिफरेंस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी है, ये कह रही हो? अब बिल्कुल सही है, आना ही चाहिए ना। चेक ये कर बेटा कि अगर अपन y डिस्टेंस पे बात करते हैं, इसका नाम d था तो अपन इसको d साइन लिख के d10 लिखा था, ये सुनो में जवाब दे। तो बात तो एक ही है, अब हम इन दो एक्सट्रीम पोजीशन का गैप d बोल रहे हैं, तो चीज़ तो अभी भी वही रहेगी। हमने इसका सिंबल चेंज कर दिया, पहले इसका सिंबल d था, अब इसका सिंबल d है, बाकी चीज़ तो वही की वही है। क्या सेंट्रल ब्राइट की विड्थ आप सबको समझ में आ गई है क्या बच्चों? नोट कीजिए, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, वो है डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। यहां तक की सारी बातें लिख लीजिए जी। बिल्कुल लिखवा देते ना एक बार आपको। आ सकती है बेटा। कौन से वाली? फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन पक्का आ सकता है बेटा, इंटरफेरेंस में भी आ सकता है, इसके अंदर चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस में आ सकता है। इस पर क्वेश्चन बनते होते हैं ज़्यादातर, तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में डिफरेंस जरूर पूछ सकता है आपसे। क्या आप सबने लिख लिया बच्चों? सबने लिख लिया? हेडिंग लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन।
डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। एक तरफ इंटरफेरेंस लिख लेंगे और एक तरफ आप डिफ्रैक्शन के बारे में लिख लेंगे जी, और फिर बातचीत करेंगे हम लोग इसके अंदर क्या होता है। सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस कहां से लेते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। इसमें सुपरपोजिशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ सिंगल सोर्स। जवाब दे दीजिए कि आपको पहला कुछ समझ में आ गई बात क्या? यस। क्लियर है जी? इसमें एक ही सोर्स के डिफरेंट पॉइंट से एनालाइट का सुपरपोजिशन है, इसमें दो सोर्सेस से एनालाइट का इंटरफेरेंस है, सुपरपोजिशन है। क्लियर है भैया? इसमें ऑल ब्राइट्स आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। इसमें सेंट्रल ब्राइट इज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, देन intensity reduces continuously। इसमें dark will be complete dark। इसमें जो डार्क फ्रिंज होती है will not be completely dark। क्या तुम सबको फर्क समझ में आ रहा है? इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में क्या फर्क है? इधर सारी फ्रिंजेस सेम इंटेंसिटी की हैं, सेम विड्थ की हैं। फ्रिंज विड्थ इसमें जो होता है बीटा ऑफ ऑल फॉर ऑल सेम। इसमें आगे जाने पर बीटा डिक्रीजेस। फ्रिंज विड्थ जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। जवाब दे दीजिए कि आप सबको ये बात समझ में आ गई है यहाँ तक की? लास्ट हेडिंग ले रहे हैं आज की। जो टॉपिक अभी बता रहा हूं इसके सारे फॉर्मूले आपने एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, लेकिन मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। हेडिंग है रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये आपको एनसीईआरटी से सारे फॉर्मूले याद करने हैं। 3 फॉर्मूले आएंगे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे रखा तो वो भी देखना, और एक टेलीस्कोप का देखना है। 3 फॉर्मूले, लेकिन ये है क्या चीज उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई। आई इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आई जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही तो है। क्लियर है तुम सबको? रिजॉल्विंग पावर का सीधा सीधा मतलब है एबिलिटी टू सी टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसका क्या मतलब वो समझने की कोशिश करते हैं जी। यहां पर मैंने निशान लगाए हैं,
2, कोई कहेगा एक ही है जी, फिर जोर से कहेगा 2 है जी यार, 2 है बिल्कुल 2 है। बहुत गौर से देखने पर किसी को शायद दिख भी ना रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पास आके देखोगे तो तुम पाओगे दोनों में छोटा सा गैप भी है, वहां से तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ के देखोगे तो इन जो 2 डॉट लगाए इनमें गैप भी है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? हम पढ़ते हैं आजकल कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन की रेजोल्यूशन इतनी है, टीवी स्क्रीन की रेजोल्यूशन इतनी है, उसी रिजॉल्विंग पावर की बात कर रहे हैं। रिजॉल्विंग पावर बढ़ने से, रेजोल्यूशन बढ़ने से होता क्या है? रेजोल्यूशन पिक्सल्स बढ़ाने से होता ये है कि आपको स्क्रीन के ऊपर क्लैरिटी जो दिखाई देती है पिक्चर्स की, वो ज़्यादा दिखाई देती है। आप सेपरेट कर पाते हैं कि वो लीव है, लीव के ऊपर ओस की एक बूंद भी पड़ी है, आपको दिखाई देती है, उसके अंदर अगर कलर निकले तो कलर भी दिखाई देते हैं आपको, कि वहाँ पर आप लोगों को पता लग रहा है कि लाइट भी अपने कॉन्स्टेंट कलर्स में बट रही है, चेंज हो रही है। ठीक है जी। तो अब आपको मैं बोलूं कि इसको अलग अलग पहचान, अब कहूं तो तुमको अगर 2 डॉट दिख रहे हैं, तुम्हें ये स्पेलिंग पूरी दिखाई दे रही है। कई बार मैं यूं लिख दूं तो तुम कहते हो सर ये क्या लिखा है बताना, चाहे वो स्पेलिंग साफ ही क्यों ना लिखी हो, पर पूछते हो कि ये क्या लिखा है बताना जी, कि सर ये SOM लिखा है या SAM लिखा है। वो बोल के सुनते हो कि सम है या सेम है। क्लियर है? हम लोगों की आंखों पर ऐसे हर अल्फाबेट का कह लो, हर अल्फाबेट के पार्ट्स का बोल दो। जैसे ये R लिखा हुआ है, मैं तुमसे पूछ लूं कि ये R कितनी बार लिखा हुआ है, तो तुम कहोगे गाढ़ा सा कर दिया आपने, 2 बार लिखा है जी आपने। पास देखो देखोगे तो 3 लेयर भी दिखाई देंगी ओवरराइट करते समय। होता ये है कि आंख को 2 चीजें अलग अलग तब दिखाई देती है जब उनको अलग अलग पहचान सके। आंख के अंदर क्या बनते हैं? डिफ्रैक्शन पैटर्न बनते हैं हर चीज के। अगर वो एक के ऊपर एक ओवरलैप्ड है तो आप उन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे, जैसे ये सिचुएशन है। लेकिन इनके बीच का गैप अगर, जैसे इसको थोड़ा सा और नजदीक कर दूं, इसे बोलेंगे हम लोग, ये सिचुएशन आ गई तो हम लोग बोलेंगे कि इसको अलग अलग पहचान पा रहा हूं जी मैं, 2 चीजें अलग अलग है। और एक सिचुएशन हमारे पास सपोज करो ये वाली बन गई आंख पे, जैसे तुम्हें पूरा समझ में आ रहा है कि सर ने रिजॉल्विंग वर्ड लिखा हुआ है। तो 3 सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन होती है कि आप उन चीजों को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, एक होता है कि मुझे जस्ट दिखाई दे रहा है, और एक होता है कि मुझे हाईली दिखाई दे रहा है कि चीजें अलग अलग है। क्या तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या है? बनता डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं है। और फाइनली तो आई नहीं देखना है, कौन उसकी डिटेलिंग कर पा रहा है, उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। आई की रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो 1 मिनट का एंगल है। 1 मिनट का एंगल है मतलब 2 अलग अलग पड़े हुए ऑब्जेक्ट आपकी आंख पर, ये 2 अलग अलग पड़े हुए ऑब्जेक्ट आपकी आई पर अगर 1 मिनट का एंगल या उससे बड़ा एंगल बनाते हैं, थीटा शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 मिनट, तो आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखाई देते हैं। ये ऑब्जेक्ट अगर नजदीक आ जाएंगे, आई ये रही, और ये एंगल 1 मिनट से छोटा है, तो वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता। होता ये एंगल है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजॉल्विंग पावर? हाँ ना में जवाब दे दीजिए। जो रिजॉल्विंग पावर के बारे में इंट्रोडक्शन दिए, वो फॉर्मूला रटने के अलावा आपके पास अल्टरनेट नहीं है, रटना ही पड़ेंगे, क्योंकि डेरिवेशन तो सिलेबस में है नहीं, क्योंकि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, वो रटने ही पड़ेंगे फॉर्मूले। मैं लिख भी दूंगा तो भी रटने ही पड़ेंगे, मैं भी देख के लिखूंगा, वो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। समझ में आ गई तुम सबको बात बच्चों? तो यहाँ पर हमारा वेव ऑप्टिक्स का 3rd लेक्चर खत्म होता है। अब हमारे पास वेव ऑप्टिक्स में एक ही चीज बची हुई है आधे पौने घंटे की, वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। वो हम लोग लेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, आज के लिए काफी है।